हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। अगेन संडे सेशन में आप सभी का स्वागत है। देखो, इस सेशन में हम सीखेंगे कि रेस्ट एपीआईज क्या होते हैं। आप लोगों ने एपीआईज के बारे में तो लर्न किया है बैकएंड में, बट रेस्ट एपीआईज क्या होते हैं ये हम आज लर्न करने वाले हैं। तो रेस्ट एपीआई एक टेक्निकल चीज नहीं है, बल्कि कुछ स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस का सेट है जो आपको एपीआई डेवलपमेंट के समय फॉलो करना पड़ता है। रेस्ट एपीआईज, तो रेस्ट एपीआईज क्या होते हैं? आप एपीआईज तो बना लोगे, लेकिन आपके एपीआईज अगर रेस्ट स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं तो आपके एपीआईज फिर रेस्ट एपीआईज कहे जाएंगे, या फिर इन एपीआईज को कहा जाता है रेस्टफुल एपीआईज। रेस्टफुल एपीआईज। इट डजेंट मैटर कि आप नोड जेएस में एपीआई बना रहे हो एक्सप्रेस का यूज करके, या आप किसी जावा की फ्रेमवर्क में, किसी कोटलिन की फ्रेमवर्क में, या फिर किसी पाइथन की फ्रेमवर्क में, कहां पे आप एपीआई बना रहे हो इट डजेंट मैटर। उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो अगर रेस्ट स्टैंडर्ड को फॉलो करता है तो देन हम उसको कहेंगे रेस्टफुल एपीआईज। और रेस्ट का मतलब क्या होता है? तो रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। इसका मैं मीनिंग समझाता हूं आप लोगों को। रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। तो देखो, आपका जो भी डेटा स्टोर रहता है वो सर्वर के पास स्टोर रहता है। तो मान लो ये है हमारा सर्वर, और इसके पास सारा डेटा स्टोर रहेगा। जो भी बिजनेस लॉजिक्स होंगे उनसे रिलेटेड एक्शन सर्वर लेगा। जब मैं बिजनेस लॉजिक्स बोलता हूं तो एग्जांपल के लिए, जैसे आप अमेजोन की वेबसाइट पे ऑर्डर करते हो, तो फ्रंट एंड से भले ही आपने पेमेंट कर लिया, लेकिन बीच में अगर फेल हो गया तो थोड़ी देर बाद आपको मैसेज आ गया कि हाँ, आपका जो पेमेंट था वो फेल हो गया और आपका ऑर्डर भी कैंसिल हो गया, आप दोबारा पे कर सकते हो। अगर मनी डिडक्ट हुआ है तो कुछ दिनों में आपको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन आपने फ्रंट एंड पे तो देखा था कि हाँ भाई पेमेंट हो गया था। तो देखो, फाइनल जो सोर्स ऑफ ट्रूथ होगा डेटा का वो हमेशा होता है सर्वर। सर्वर से एक्शन लिए जाते हैं। ओके। और फ्रंट एंड जस्ट शो करता है। तो मान लो अमेजोन वालों का एक सर्वर है, फिर आप अमेजोन किसी एक वेबसाइट से चला रहे हो, मतलब आपके डेस्कटॉप से या फिर एंड्रॉयड एप्लीकेशन से। अगर आपके पास एप्पल का फोन है, आईफोन है, तो आप वहां से भी चला सकते हो। अगर आपके पास बहुत एक फीचर फोन है बेसिक सा, तो आप वहां से भी चला सकते हो। तो इट डजेंट मैटर कि आप कहां से अमेजोन की वेबसाइट चलाते हो, बट आपको डेटा जो है वो सेम दिखेगा। तो सोर्स ऑफ ट्रूथ क्या है? सर्वर। क्योंकि सारे क्लाइंट्स, यहाँ पे जब मैं क्लाइंट्स बोल रहा हूं तो वो हो सकता है आईफोन, वो हो सकता है आपका डेस्कटॉप, वो हो सकता है आपका एंड्रॉयड मोबाइल। ये सारे क्लाइंट कम्युनिकेट करेंगे सर्वर के साथ विद द हेल्प ऑफ एपीआईज। तो यहाँ पे है हमारा क्लाइंट। या आप क्लाइंट्स भी बोल सकते हो फॉर दैट मैटर, क्योंकि ये क्लाइंट्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं और इनके बीच में कम्युनिकेशन होता है विद द हेल्प ऑफ एपीआईज। तो देखो, हमेशा सर्वर जो है वो आपका सोर्स ऑफ ट्रूथ होता है। तो आपके डेटा की जो स्टेट होती है वो कहाँ पे मेंटेन होती है? सर्वर पे। आपका जो डेटा रहेगा कि हाँ एक यूजर है, या फिर एक ऑर्डर है, कोई एक प्रोडक्ट है, तो उसका उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उस प्रोडक्ट की इमेज क्या है, उसकी प्राइस क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, तो ये सारी डिटेल्स जो है वो सर्वर के पास रहती है। और इसको हम ट्रांसफर करते हैं क्लाइंट के पास। और ये जो स्टेट हम ट्रांसफर करते हैं ये रिप्रेजेंटेशनल होनी चाहिए, उसको प्रॉपरली रिप्रेजेंट करते आना चाहिए। तो इसीलिए इसको कहा जाता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। तो जब आप रेस्ट एपीआईज बनाओगे, हमेशा ये इसका फुल फॉर्म जो है इस नाम का, ये ज्यादा सेंस नहीं बनाएगा आपके लिए। आपको कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस है जिनको फॉलो करना है, वो सही तरीके से आपके लिए मायने रखती है।
तो जब आप रेस्ट एपीआईज के स्टैंडर्ड्स फॉलो करोगे, आपके एपीआईज हो जाएंगे रेस्टफुल एपीआईज। और रेस्टफुल एपीआईज को इंडस्ट्री में हमेशा फॉलो किया जाता है। क्या आपके एपीआईज रेस्टफुल है? क्या आपके एपीआईज रेस्ट स्टैंडर्ड को सपोर्ट करते हैं? ये एक फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला सवाल है। हाँ, लेकिन बहुत बार हमारे पास बिजनेस नीड्स भी होते हैं कि हाँ, बिजनेस कहता है कि हाँ, आपको ये पर्टिकुलर फीचर जल्दी पोस्ट करना है, जल्दी बेसिकली प्रोडक्शन में पुश करना है, जल्दी ये लॉन्च हो जाना चाहिए। तो फिर ऐसे समय में क्या किया जाता है, दोनों चीजों के हमें प्रॉफिट लॉसेस कैलकुलेट किए जाते हैं एंड देन उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको 100% ऑफ टाइम रेस्टफुल एपीआईज को फॉलो करना है, बट जितना हो सके उतनी कोशिश करनी है कि रेस्टफुल एपीआईज को फॉलो करो, क्योंकि रेस्टफुल स्टैंडर्ड जो है वो पूरे इंडस्ट्री में यूज होता है। तो अभी एक एक चीज हम शुरू करेंगे, और हाँ, ये आपको पूरा समझने के लिए बेसिक एपीआईज की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है कि मर्न स्टैक में बोलो या नोड जेएस में बोलो, एक्सप्रेस का यूज करके बेसिक एपीआईज कैसे बनाए जाते हैं, इसका आपको नॉलेज होना जरूरी है। और मुझे लगता है जितने भी आईसीपी के स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है या फिर आईजीसीपी के स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, तो आप लोगों को एपीआईज बनाना भली भांति पता है। तो देखो, रेस्ट एपीआई का ना सबसे पहला रूल है कि आपको ना नाउन्स यूज करने हैं, वर्ब यूज नहीं करने हैं। यूज नाउन्स नॉट वर्ब्स। और ये कहां पे? तो एपीआई एंड पॉइंट में। ओके, तो इसका मैं एक अच्छा उदाहरण देता हूं। जब आप रोड टू वोट के वेबसाइट के डैशबोर्ड में आप लॉग इन करते हो, तो यहाँ पे आप देखते हो कि आपने कितने कोर्सेज में एनरोल किया है। तो यहाँ पे सारे कोर्सेज दिखते हैं, तो कोई ना कोई एपीआई कॉल हो रही होगी। तो मान लेते हैं हमने एक एपीआई बनाई है, ये हमारा बेस यूआरएल रहेगा कुछ स्लैश गेट ऑल स्टूडेंट कोर्सेस। तो देखो, गेट ऑल स्टूडेंट कोर्सेस, ये बेसिकली क्या है? एक वर्ब है। मतलब यहाँ पे आप क्रियापद को बता रहे हो कि हाँ, कोई ना कोई प्रोसेस करनी है। तो ऐसा एपीआई एंड पॉइंट नहीं देना है आपको। दिस इज रॉन्ग। जिन लोगों को अभी भी पता नहीं है वर्ब मतलब क्या होता है, तो आप हिंदी मराठी में उसको क्रियापद बोलते हो। मतलब ये जो वर्ड होगा, ये ऐसा दर्शाता है कि कोई क्रिया हो रही है। ठीक है, मतलब सूरज ये मेरा नाम है, ठीक है, और दौड़ना हो गया, या जहां पे भी कोई आपको एक्शन दिखती है तो वो वर्ब होते हैं। ठीक है, तो गेट ऑल स्टूडेंट कोर्सेस, तो ये वर्ब है, तो आप इसको यूज नहीं करोगे। आप कैसा लिख सकते हो? आपका बेस यूआरएल स्लैश, आपको क्या फेच करने हैं? कोर्सेस फेच करने हैं ना, तो आप सिंपल यहां पे लिखो कोर्सेस। और अब आप बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा कि कोर्सेज रीड करने हैं? तो उसके लिए हम यूज करते हैं आपके रिक्वेस्ट मेथड्स, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, ये जो होते हैं वो। तो इस रिक्वेस्ट का ये जो एपीआई है, इसका मेथड रहेगा गेट। तो गेट वर्ब हो सकता है, ये गेट जो है ये वर्ब है, मतलब रिक्वेस्ट की मेथड जो है वो वर्ब हो सकती है। तो गेट कोर्सेस, तो देखो अब यहाँ पे सीधा सीधा मीनिंग कन्वे हो रहा है कि हमें सारे कोर्सेस फेच करने हैं। गेट का मतलब होता है रीड करना, और कोर्सेस का मतलब होता है सारे कोर्सेस। तो ऐसे कुछ सेट ऑफ रूल्स है जो आप लोगों को फॉलो करने हैं। अगर कोई एक एपीआई है, आपका बेस यूआरएल स्लैश पेज स्टूडेंट्स, तो अगेन ये रॉन्ग है, क्योंकि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ फेच स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को फेच करो। तो फेच करना मतलब भी क्या होता है? रीड करना ही होता है। तो आप सिंपल मेथड का यूज कर सकते हो, रिक्वेस्ट मेथड, दैट इज गेट। गेट बेस यूआरएल स्लैश स्टूडेंट्स।
तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि आपके जो एपीआई के मेथड्स होते हैं उनका एग्जैक्टली काम क्या होता है। तो रेस्ट स्टैंडर्ड क्या कहता है, आप 4 एपीआई मेथड्स को, रिक्वेस्ट मेथड्स को यूज करोगे। गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट। इनके अलावा अगर आप कोई दूसरी मेथड यूज करते हो तो इसका मतलब है आप रेस्ट गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हो और आपके एपीआई जो है कंप्लीटली रेस्ट स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते हैं। तो आप जब एपीआई डेवलपमेंट कर रहे हो तो मेक श्योर दैट कि आप इन्हीं रिक्वेस्ट मेथड्स को यूज करोगे, गेट, पोस्ट, पुट, पैच एंड डिलीट। तो रेस्ट एपीआई बोलती है कि आप इन्हीं को यूज करो, बाकी चीजों को यूज मत करो। तो देखो, अगर आपको रिसोर्स क्रिएट करना है तो आप पोस्ट का यूज करोगे। जब भी आपको कुछ क्रिएट करना है तो आप पोस्ट का यूज करोगे। अगर आपको कुछ रीड करना है तो आप गेट का यूज करोगे। अगर आपको कंप्लीट रिसोर्स अपडेट करना है, मतलब उसके सारे फील्ड्स अपडेट करने हैं, तो आप पुट का यूज करोगे। और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स अपडेट करने हैं तो आप पैच का यूज करोगे। एंड अगर आपको रिसोर्स को डिलीट करना है तो आप डिलीट डिलीट मेथड का यूज करोगे। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि इनके अलावा अगर आप कोई दूसरी मेथड यूज करते हो आपके एपीआईज में तो आपके एपीआईज जो है वो रेस्ट स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन एपीआई एंड पॉइंट्स का यूज करके एक स्टूडेंट के लिए कुछ, सॉरी, इन रिक्वेस्ट मेथड्स का यूज करके स्टूडेंट रिसोर्स के लिए कुछ बेसिक एपीआईज हम क्रिएट करके देखते हैं। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे आपको एंड पॉइंट्स बताता हूँ क्योंकि डायरेक्ट एपीआईज करना आप छोटे से सेशन में पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक बेसिक सा सर्वर बना के रखा है। तो अब हमें काम करना है स्टूडेंट के ऊपर। तो आपको सबसे पहले स्टूडेंट क्रिएट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, क्रिएट करना है इसलिए पोस्ट मेथड का आप यूज करोगे, पोस्ट। एंड देन आपका जो भी बेस यूआरएल रहेगा वो लोकलहोस्ट 5000 और आपकी वेबसाइट का नाम यहाँ पे बेस यूआरएल रहेगा। और उसके बाद हैश, सिर्फ और सिर्फ आप आपके नाउन का, रिसोर्स का नाम लिखोगे, बट वो प्लूरल फॉर्म में रहेगा, सिंगुलर नहीं। जैसे स्टूडेंट के लिए हम काम कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स। तो रेस्ट एपीआई बोलती है कि आप जो नाउन यूज कर रहे हो वो प्लूरल फॉर्मेट में यूज करो, मतलब अनेक वचनी यूज यूज करो, एक वचनी नहीं। स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट्स। ऑर्डर नहीं, ऑर्डर्स। प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट्स। अब आप बोलोगे पोस्ट मेथड से तो मैं एक ही स्टूडेंट क्रिएट कर पा रहा हूँ, फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स क्यों लिखा है हमने। तो एट ए टाइम हम एक ही स्टूडेंट बना पा रहे हैं, लेकिन इस एपीआई का यूज करके आप जितनी बार कॉल करोगे उतनी बार अलग अलग स्टूडेंट्स बनते जाएंगे ना, क्रिएट होते जाएंगे। तो इसीलिए आपको प्लूरल फॉर्मेट में रखना है, पोस्ट स्टूडेंट्स। तो इससे क्या हो जाएगा, स्टूडेंट क्रिएट हो जाएगा। तो इसमें ध्यान देने वाली चीजें क्या है, रिसोर्स क्रिएट हो रहा है इसीलिए मेथड का जो टाइप है रिक्वेस्ट मेथड वो है पोस्ट, क्योंकि रिसोर्स क्रिएट करना है। और यहाँ पे मैंने क्रिएट स्टूडेंट या क्रिएट अकाउंट फॉर स्टूडेंट या रजिस्टर स्टूडेंट ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा है। हमारे रिसोर्स का नाम है स्टूडेंट, तो मैंने प्लूरल फॉर्मेट में वो रखा है यहाँ पे। तो अभी आप इमेजिन करो कि आपको ना प्रोडक्ट के लिए सेम एपीआई बनानी है, तो आप यहाँ पे क्या बनाओगे, आपको रिसोर्स क्रिएट करना है इसीलिए पोस्ट, एंड देन उसके बाद रिसोर्स को आप प्लूरल फॉर्मेट में रखोगे, प्रोडक्ट्स।
सिंगुलर नहीं। तो ये है आपका मतलब पहले दो रूल्स। पहला रूल है कि इन्हीं एपीआई को यूज करना है, इन्हीं एपीआई मेथड्स को यूज करना है, गेट, पोस्ट, पैच, पुट और डिलीट। इनके अलावा कोई मेथड यूज नहीं करोगे। दूसरा रूल है कि एपीआई एंड पॉइंट जो है वो नाउन में होना चाहिए और प्लूरल, मतलब अनेक वचनी नाम होने चाहिए, दैट्स इट। आप यहाँ पे वर्ब वगैरह ऐड नहीं कर सकते। तो फिर आप अलग अलग रिक्वेस्ट, अलग अलग टाइप्स के लिए कैसे आप एंड पॉइंट्स बनाओगे, तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। अब आपको ना सारे स्टूडेंट्स को रीड करना है। तो रीड करना है मतलब हमें वो चाहिए गेट। तो अब एपीआई का रिक्वेस्ट टाइप होगा, रिक्वेस्ट की मेथड होगी गेट। और यहां पे आप लिखोगे स्टूडेंट्स। अब आप बोलोगे मुझे एक स्टूडेंट चाहिए, तो डजेंट मैटर, आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स ही लिखना पड़ेगा। ये सारे स्टूडेंट्स फेच करके देगा। अगर आपको प्रोडक्ट्स फेच करने हैं तो देखो, जब भी आपको डेटा रीड करना होता है, वो एक हो या अनेक, डजेंट मैटर, एक चाहिए या पूरा डेटा चाहिए, आप रिक्वेस्ट की मेथड गेट ही रखोगे। तो जब जब डेटा रीड करना है, रिक्वेस्ट मेथड होनी चाहिए गेट। तो अगर हमें प्रोडक्ट्स रीड करने हैं सारे, तो गेट प्रोडक्ट्स। अब आप बोलोगे बहुत बार हमें सिर्फ एक स्टूडेंट या एक प्रोडक्ट इसकी जानकारी चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए आप एज अ पाथ पैरामीटर आईडी पास करोगे। गेट एज इट इज आप स्टूडेंट्स लिखोगे, आपका जो भी रिसोर्स है वो प्लूरल फॉर्मेट में। और अब आपको एक ही स्टूडेंट चाहिए, तो आप यहां पे उसकी आईडी पास करोगे कि हाँ इस आईडी का हमें स्टूडेंट दे दो। तो देखो यहाँ पे भी प्लूरल फॉर्मेट में है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो ये प्लूरल फॉर्मेट कभी गायब नहीं होगा। और यहाँ पे नाउन नहीं है, गेट स्टूडेंट्स, गेट ओनली वन स्टूडेंट, इस तरीके से नहीं लिखना है। यही स्टैंडर्ड आप फॉलो करोगे। सेम गोज फॉर प्रोडक्ट। अगर आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट रीड करना है, तो गेट प्रोडक्ट्स एंड देन उसके बाद उस प्रोडक्ट की आईडी। तो आपको जो आईडी है उसी आईडी से आपको जो है वो प्रोडक्ट मिलेगा। नाउ गेट हो गया, पोस्ट हो गया। अब बात कर लेते हैं पुट और पैच की। तो पुट और पैच दोनों सेम सिमिलर वे में ही वर्क करते हैं। पुट में आपको पूरा रिसोर्स पास करना पड़ता है, और पैच में सिर्फ एक ही फील्ड जो है वो अपडेट होती है। तो मैं दोनों को एक साथ कवर कर रहा हूं। पुट रहेगा या फिर पैच रहेगा, दोनों में से एक। उसके बाद आप किसको अपडेट करना चाहते हो? तो स्टूडेंट्स को अपडेट करना चाहते हो। तो अब याद रखना, सारे स्टूडेंट एक साथ अपडेट नहीं करेंगे। जिनको अपडेट करना है उनकी आईडी यहां पे आएगी। मतलब जिसको सिंगल एक एक ही स्टूडेंट को आप अपडेट करोगे, लेकिन यहाँ पे लिखा रहेगा स्टूडेंट्स। और जिसको अपडेट करना है वो चाहे आप पैच से कर सकते हो, पुट से कर सकते हो। अपडेट मेथड का यूज नहीं करना है, क्योंकि वो रेस स्टैंडर्ड के गाइडलाइंस में नहीं है। स्टूडेंट्स और आईडी, एंड देन अपडेट का एक्शन लिया जाएगा बैकएंड से। सेम प्रोडक्ट के लिए भी। प्रोडक्ट हमारे रिसोर्स का नाम है, मतलब जिसके ऊपर आप ऑपरेशंस करते हो, जिस मॉडल के ऊपर, उसको रिसोर्स कहा जाता है। तो यहां पे भी आपके एपीआई मेथड्स आएंगे, पुट और पैच। स्लैश प्रोडक्ट्स और इसकी आईडी। और अगर आपको स्टूडेंट को डिलीट करना है, तो याद रहे आप सारे स्टूडेंट एक साथ नहीं डिलीट कर सकते हो, ये डेंजरस ऑपरेशन है। तो रेस्ट स्टैंडर्ड इसको अलाउ नहीं करता। आप क्या करोगे? एक स्टूडेंट को ही डिलीट करोगे, या फिर एक प्रोडक्ट को ही डिलीट करोगे। हाँ, फिर उस एपीआई को आप बार बार कॉल कर सकते हो।
तो डिलीट स्टूडेंट्स एंड देन जिसको डिलीट करना है उसकी आईडी। अगर आप प्रोडक्ट को डिलीट करना चाहते हो तो रिक्वेस्ट की मेथड रहेगी डिलीट, उसके बाद प्रोडक्ट्स और उसके बाद आईडी। तो देखो ये बेसिकली आपके लिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 2 एंड पॉइंट्स हैं, पुट और पैच के लिए अलग अलग मैंने एक साथ ही लिखे हैं। तो ये जो टोटल 6 एंड पॉइंट्स है ये रेस्ट पर्सपेक्टिव से आपके लिए काम की चीज है। तो मैंने 2 रिसोर्स के लिए बताया था कि आपको कंफ्यूजन ना हो, स्टूडेंट्स के लिए भी और प्रोडक्ट्स के लिए भी। अब इसको प्रैक्टिकली नोड जेएस के एक्सप्रेस फ्रेमवर्क का यूज करके, एक्सप्रेस लाइब्रेरी का यूज करके कैसे इंप्लीमेंट करोगे इसका मैं बेसिक एग्जांपल आपके लिए क्रिएट करके बताता हूं। तो हमने अभी स्टूडेंट के लिए भी एग्जांपल देखा, प्रोडक्ट के लिए भी देखा, तो अभी प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे एपीआई बनाएंगे। तो भी मेरे पास मॉडल वगैरह नहीं है, उसके लिए टाइम लगेगा। तो इंटरनल जो वर्किंग है वो हम नहीं करेंगे, हम रेस्ट एपीआई के स्टैंडर्ड के ऊपर फोकस करेंगे कि एपीआई को बनाया कैसे जाएगा। तो पहला है रिसोर्स को क्रिएट करना, दिस वन। या फॉर दैट मैटर हम क्या करते हैं, एक और नया रिसोर्स लेते हैं और उसके ऊपर बनाएंगे। तो नया रिसोर्स हम क्या ले सकते हैं, लेट्स से बुकिंग। मतलब आप बस वगैरह बुक करते हो, टिकट वगैरह बुक करते हो, तो यहाँ पे रिसोर्स का नाम लेते हैं हम बुकिंग। तो ये बहुत ही बेसिक सर्वर मैंने बना के रखा है। यहाँ पे मैं पोस्टमैन को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम एक कलेक्शन बनाएंगे, इस कलेक्शन का नाम रख देता हूं मैं रेस्टफुल एपीआईज। ये रेस्ट हमेशा कैपिटल में चाहिए पूरा। तो पहली एपीआई हमारी बुकिंग को क्रिएट करने के लिए। तो देखो अब आपको क्या करना है, बुकिंग क्रिएट करनी है। तो जब भी हम क्रिएट करना चाहते हैं तो आप लोगों की मदद मतलब हिसाब से कौन सा रिक्वेस्ट मेथड यूज करना चाहिए, गेट या पोस्ट? व्हाट डू यू थिंक? अगर हमें पोस्ट रिसोर्स एपीआई। सॉरी, यस पोस्ट, हमें यूज करना चाहिए पोस्ट को। तो देखो ऐप डॉट पोस्ट मतलब हमारी रिक्वेस्ट की मेथड जो होगी वो पोस्ट होगी। हाँ नेक्स्ट थिंग, अब हमारे रिसोर्स का नाम क्या है, बुकिंग। तो यहां पे भी हम लिखेंगे बुकिंग। तो इससे ना सीधा मीनिंग कन्वे हो जाता है कि आपके रिक्वेस्ट का मेथड है पोस्ट, मतलब आप रिसोर्स क्रिएट करना चाहते हो, और एपीआई का एंड पॉइंट है बुकिंग, मतलब आप बुकिंग को क्रिएट करना चाहते हो। बट अगेन हम एक रूल को फॉलो नहीं कर रहे, जो भी रिसोर्स के नेम होते हैं वो सिंगुलर होने चाहिए या प्लूरल होने चाहिए। यहाँ पे बुकिंग होना चाहिए या बुकिंग्स होना चाहिए, क्या लगता है आपको? सिंगुलर होना चाहिए। ये बुकिंग्स रहेगा। डन। देन उसके बाद यहां पे आप एक एरो फंक्शन पास करोगे जिसके पास रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट रहेंगे, और यहाँ पे ना बुकिंग क्रिएट करने का लॉजिक रहेगा। तो जो भी डेटा है वो आपको जेसन फॉर्मेट में मिलेगा रिक्वेस्ट की बॉडी से। तो आप यहाँ पे रीड करोगे रिक्वेस्ट की बॉडी से, कौन जो भी आपको डिटेल्स चाहिए वो रिक्वेस्ट की बॉडी से रीड करोगे, एंड देन यहाँ पे आप सारे ऑपरेशन क्रिएट करोगे। यहाँ पे बुकिंग जो है वो क्रिएट की जाएगी। तो ये अभी मैं इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इससे ना हमें ज्यादा टाइम लगेगा, और यह आप सभी को अच्छी तरीके से आता है।
दैट्स वाई ये पार्ट हम अभी नहीं बनाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां से रिस्पॉन्स सेंड कर देना है। तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड या रिस्पॉन्स डॉट जेसन। और जब भी आप रिस्पॉन्स सेंड करते हो तो वो प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले आपका सक्सेस की होनी चाहिए कि सक्सेस, आपकी रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुल है या नहीं, सक्सेस ट्रू या फॉल्स। उसके बाद आप डेटा रिटर्न करोगे। डेटा में मतलब आपने बुकिंग क्रिएट किया तो बुकिंग का पूरा डेटा होगा। और ये एक प्रॉपर यहाँ पे मैसेज भी होना चाहिए, बुकिंग क्रिएटेड। तो हमेशा याद रखो कि जब भी आप लोग ऐसे एपीआईज बनाओगे तो हर एक एपीआई का रिस्पॉन्स कॉमन फॉर्मेट में होना चाहिए। सक्सेस, डेटा और मैसेज। सक्सेस में आप ट्रू या फॉल्स भेजो, डेटा में डेटा नहीं है तो आप नल भेजो, बट डेटा कीवर्ड यहाँ पे होना चाहिए। और मैसेज, ये मैसेज हेल्पफुल, मतलब बहुत हेल्पफुल होता है फ्रंट एंड में मैसेजेस शो करने के लिए कि एपीआई का रिस्पॉन्स क्या आया। तो इस तरीके से हम एक एपीआई बनाएंगे अगर हमें बुकिंग जो है वो क्रिएट करनी है तो। पोस्ट बुकिंग्स, अब हम क्या करते हैं, यहां से कॉल करते हैं 5000 बुकिंग्स और रिक्वेस्ट रहेगी पोस्ट। तो देखो हमें रिस्पॉन्स में मिला है सक्सेस ट्रू, डेटा में कुछ नहीं मिला है क्योंकि हम अभी यहाँ पे एक्चुअल सेव वाला ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। और मैसेज मिला है बुकिंग क्रिएटेड। आप देख सकते हो कि 17 मिली सेकेंड्स लगे हमें रिस्पॉन्स आने में। टोटल डेटा 289 बाइट्स का ट्रांसफर हुआ और स्टेटस है 200। इसका मतलब है ओके। तो जब भी ये स्टेटस आता है आप इसके ऊपर माउस पॉइंटर लेकर जा सकते हो, आपको यहाँ पे ना पूरा उसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा। 200 ओके, इसका मतलब क्या होता है? तो स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स फॉर सक्सेसफुल एचटीटीपी रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो डिस्क्रिप्शन क्या आएगा। ठीक है, मैं अभी एपीआई के ये जो स्टेटस कोड्स होते हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। अब ये हुआ सारे बुकिंग्स को, सॉरी एक बुकिंग को क्रिएट करने के लिए। अब हमें सारे बुकिंग्स को रीड करना है तो क्या आएगा, ऐप डॉट गेट बुकिंग्स। देखो गेट रिक्वेस्ट है क्योंकि हमें सारे बुकिंग्स रीड करने हैं। और यहाँ पे आप बुकिंग्स प्लूरल फॉर्मेट में रखोगे। ये है आपका कंट्रोलर और ये फिर रिस्पॉन्स डॉट जेसन में रिटर्न करेगा कि बुकिंग्स फेच्ड, सारे बुकिंग्स जो है वो आपने रीड कर लिए हैं। तो रेस्ट एपीआई के मतलब पॉइंट से, रेस्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर सोचोगे तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला रिक्वेस्ट की मेथड, हमें डेटा रीड करना है इसलिए मेथड है गेट। और एपीआई का एंड पॉइंट, ये नाउन है बुकिंग, प्लूरल फॉर्मेट में बुकिंग्स। तो यहाँ पे हम रेस्ट स्टैंडर्ड को, रेस्ट गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। अब पोस्टमैन पे जाके इसको हिट करके देखता हूं, गेट बुकिंग्स। तो देखो बुकिंग्स फेच्ड, सक्सेस ट्रू, और डेटा में एम्प्टी एरे आ गया क्योंकि हमारे पास अभी बुकिंग्स नहीं है तो ये एम्प्टी एरे इसने रिटर्न किया है। अब अगर आपको स्पेसिफिक एक ही बुकिंग फेच करनी है कि हाँ मैंने पुणे टू नागपुर जाने वाले ही एक स्पेसिफिक टिकट को या बुकिंग को फेच करना है, तो अब मैं पास करूंगा आईडी और आईडी पास की जाएगी एंड पॉइंट में। तो उसके लिए एपीआई एंड पॉइंट कैसे होगा, हमेशा डेटा रीड कर रहे हो मतलब रिक्वेस्ट का मेथड तो गेट ही रहेगा, ऐप डॉट गेट। अब हमारा एपीआई एंड पॉइंट जो रहेगा वो प्लूरल फॉर्मेट में रहेगा, रिसोर्स का नेम बुकिंग्स। और जिस बुकिंग को आप फेच करना चाहते हो उसकी आईडी जाएगी पाथ पैरामीटर में ऐसे। देन यहां पे रहेगा आपका कंट्रोलर, देखो गेट सिंगल बुकिंग। आप यहाँ पे रिस्पॉन्स में पास कर सकते हो आईडी, रिक्वेस्ट के पैरम्स की आईडी। मतलब ये जो पाथ पैरामीटर होता है, यहां से अगर आपको आईडी रीड करना है जैसे कॉन्स आईडी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, तो ये आईडी आप रिक्वेस्ट के पैरम्स से ले सकते हो। तो यहाँ पे आईडी आपको मिल गई, आप आईडी यहाँ पे पास करो। इस तरीके से आप सिंगल प्रोडक्ट को फेच करोगे, सिंगल बुकिंग को फेच करोगे।
जो भी रिसोर्स रहेगा, सिंगल स्टूडेंट हो सकता है, सिंगल प्रोडक्ट हो सकता है, सिंगल बुकिंग हो सकती है। इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, रिक्वेस्ट का मेथड है गेट, रिसोर्स का नाम है प्लूरल फॉर्मेट में बुकिंग्स, और उसकी आईडी। तो आगे चल के लाइफ में आपको कभी भी रेस्ट स्टैंडर्ड फॉलो करना है और ऐसा एपीआई बनाना है जो स्पेसिफिक रिसोर्स को एक्सेस करता है, तो उसका लिखने का तरीका बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तो बुकिंग्स, मुझे चाहिए ऐसी बुकिंग जिसकी आईडी 1 है। तो देखो, जिसकी आईडी 1 है वो बुकिंग मिलेगी। अगर आप आईडी यहाँ पे 2 डालते हो तो ऐसी बुकिंग मिल जाएगी जिसकी आईडी 2 है, इस तरीके से। अब हमें अपडेट करना है, तो अपडेट के लिए दो आपके पास मेथड्स रहेंगे, पुट और पैच। तो मान लो पूरी की पूरी बुकिंग ही अपडेट करनी है, ऐसे समय में आप पुट का यूज करोगे। और आपको लगता है कि बुकिंग का एक स्पेसिफिक पैरामीटर अपडेट करना है, स्टेटस अपडेट करना है, या फिर बुकिंग का डेट अपडेट करना है, तो ऐसे समय में आप पैच का यूज करोगे। तो ऐप डॉट पुट, प्लूरल फॉर्मेट में बुकिंग का बुकिंग्स, यहाँ पे आईडी, और ये रहेगा हमारा कंट्रोल। तो आईडी हम रीड करेंगे अपडेट करने के लिए बुकिंग, और उसको यहाँ पे रिस्पॉन्स में पास कर रहा हूँ। जो कोर लॉजिक होगा बुकिंग अपडेट करने का, वो हम अभी टाइम की कमी की वजह से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, बट हाँ, वो आईजीसीपी और आईसीपी के स्टूडेंट्स को प्रॉपरली पढ़ाया गया है, स्पेशली आईसीपी 5 एंड देन उसके बाद आईजीसीपी। इन दो बैचेस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, उसके पहले के बैचेस को भी पढ़ाया गया, बट हाँ आईसीपी 6 को अभी ये कवर नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पे रिक्वेस्ट का मेथड रहेगा पुट। तो देखो, बुकिंग अपडेटेड, हमने आईडी 2 पास की थी, तो उसके लिए बोल रहा है बुकिंग अपडेटेड। मैं आईडी यहाँ पे 3 पास करूंगा, तो वो बिल्कुल उसी बुकिंग को अपडेट करेगा। तो हम यहाँ पे भी टेक्निकल चीजें नहीं पढ़ रहे कि अपडेशन कैसे होगा, हम पढ़ रहे हैं रेस्टफुल स्टैंडर्ड, कि एपीआई का एंड पॉइंट कैसे होना चाहिए। तो एपीआई का मेथड रहेगा पुट, प्लूरल फॉर्मेट में रिसोर्स का नाम, और यहाँ पे आईडी। और एग्जैक्टली सेम रहेगा पैच के लिए भी। इन्होंने सीधा डिलीट के लिए इंप्लीमेंट किया, लेट मी इंप्लीमेंट फर्स्ट फॉर पैच ऐप डॉट पैच। तो पैच के लिए और पुट के लिए ऑलमोस्ट सेम रहेगा, ऐप डॉट पैच। तो पैच कब यूज करते हो, अगर आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक फील्ड अपडेट करनी है, जैसे बुकिंग का स्टेटस हो गया, बुकिंग का डेट हो गया, ऐसे बुकिंग्स, यहाँ पे आप आईडी पास करोगे, और फिर वही आईडी हमें यहाँ पे रिटर्न में दे रहा है। हाँ, बीच में ना प्रोसेसिंग होंगे जो हम अभी अवॉइड कर रहे हैं। यहाँ पे बुकिंग को अपडेट करने का लॉजिक रहेगा। तो रिक्वेस्ट के मेथड का नाम है पैच, और यहाँ पे आईडी पास करेंगे जिस बुकिंग को अपडेट करना है। देखो, बुकिंग अपडेटेड, और सबसे आखिरी में डिलीट, ऐप डॉट डिलीट। बुकिंग्स ये आपके रिसोर्स का नाम रहेगा प्लूरल फॉर्मेट में, डिलीट करना है इसलिए रिक्वेस्ट का मेथड रहेगा डिलीट, और यहाँ पे आप आईडी पास करोगे, और जो आईडी आपने पास किया उसको डिलीट कर दिया जाएगा। तो अब रिक्वेस्ट का मेथड है डिलीट, और आईडी पास कर दो 20, तो इसको डिलीट कर दिया जाएगा, बुकिंग डिलीटेड, जिसकी आईडी 20 है। तो अभी रेस्ट एपीआई का खत्म नहीं हुआ है, बाकी है, प्लीज लेफ्ट मत करना। मैं पहले इतने जो भी मैंने रूल्स अभी बताया, वो मैं यहाँ पे एक जगह पे लिख के देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहला रूल है हमें कि यूज स्टैंडर्ड मेथड्स, स्टैंडर्ड मेथड से यूज करना है। गेट, पोस्ट, पुट,
पैच और डिलीट। ये एक पहला रूल है। उसके बाद दूसरा रूल है, अच्छा एक के नीचे एक करते हैं फिर पढ़ने में आसानी जाएगी। यूज प्लूरल नाउन्स। मतलब आप ना स्टूडेंट लिखोगे, ना गेट स्टूडेंट्स लिखोगे, ना फेच स्टूडेंट्स लिखोगे। आपको स्टूडेंट्स रीड करने हैं तो सिर्फ स्टूडेंट्स लिखो, चाहे वो एक स्टूडेंट रीड करना है या मल्टीपल रीड करना है। अगर रीड करना है ये दर्शाने के लिए आप रिक्वेस्ट के मेथड का यूज करो, दैट इज गेट। तो आपको प्लूरल नाउन्स यूज करने हैं एपीआई एंड पॉइंट्स में। और हमने चारों ऑपरेशंस के, चार पांच जो छह ऑपरेशंस है उन सब के लिए भी स्टैंडर्ड एपीआई के एंड पॉइंट कैसे होंगे वो यहां पे बताया है। बुकिंग्स क्रिएट करने के लिए, बुकिंग्स को रीड करने के लिए, सिंगल बुकिंग रीड करने के लिए, एक बुकिंग को अपडेट करने के लिए, उसी बुकिंग की स्पेसिफिक फील्ड अपडेट करने के लिए और उसको डिलीट करने के लिए। तो इतने स्टैंडर्ड एपीआई एंड पॉइंट्स आप लोगों को बनाने पड़ेंगे जब भी आप किसी रिसोर्स की बात कर रहे हो रेस्टफुल स्टैंडर्ड्स में। नाउ थोड़ा हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या करता हूं इन सबको, ओके पहले मैं आपको और एक चीज बताता हूँ कि ये जो एपीआईज है ये आइडियम पोटेंट होने चाहिए। अब आइडियम पोटेंट का मतलब क्या होता है? इसकी स्पेलिंग आइडियो पोटेंट, एक मिनट। आइडियम पोटेंट, आइडियम पोटेंट होता है, हाँ पोटेंट, हाँ। तो इसका मीनिंग क्या होता है मैं बताता हूँ। तो अगर आप कोई एक्शन एक बार लेते हो या वो बार बार एक्शन लेते हो तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ एक ही होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स है क्या, जैसे आंचल है। आंचल को अगर मैंने कहा कि आपको असाइनमेंट कंप्लीट करना है तो आंचल अपना असाइनमेंट कंप्लीट करेगी, उसका जो भी एक पेंडिंग असाइनमेंट है। मैं अगर उसको और बोलता हूँ कि आंचल आपका 20 नंबर का असाइनमेंट कंप्लीट करो, तो आंचल दो बार असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करेगी, उसका जो असाइनमेंट पेंडिंग है वही कंप्लीट करेगी। आंचल को इवन मैंने 10 बार भी रिक्वेस्ट की कि असाइनमेंट कंप्लीट करो, तो वो अपना जो पेंडिंग है वो कंप्लीट करेगी, लेकिन एक ही बार करेगी, बार बार नहीं करेगी। तो इसका यही मतलब है कि आप अगर रिक्वेस्ट बार बार सेंड करते हो तो उसका इम्पैक्ट ना कुछ हर बार अलग या डिफरेंट नहीं आएगा। तो इसको बोला जाता है आइडियम पोटेंट। मतलब कितनी बार भी रिक्वेस्ट भेजो, रिजल्ट या उसका इम्पैक्ट जो है वो सेम आना चाहिए। इसका मैं और एक एग्जांपल देता हूं आपको कि आप लोगों ने लेट से ट्रेन की टिकट बुकिंग की और फिर आप वो बुकिंग देख रहे हो, तो आपने एक बार देखा तो तब भी वैसे ही दिखेगी आपको। आप अगर दो तीन चार बार अगर रिफ्रेश करते हो और अगर कोई स्टेटस वगैरह चेंज नहीं हुआ है तो एज इट इज वैसे ही दिखेगी, उसका इम्पैक्ट कुछ अलग नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप दो बार रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो कुछ और होगा, तीन बार रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो कुछ और होगा। तो आइडियम पोटेंट मतलब आप सेम ऑपरेशन बार बार परफॉर्म करोगे तो रिजल्ट सेम ही आएगा। और मैं सिंपल उदाहरण देता हूं कि अगर एक चोर है या मतलब एक ऐसा जिसने कुछ गुनाह किया है, क्राइम किया है, उसको हमने जेल में डाल दिया है 100 साल के लिए। अब उसके ऊपर अगर कोई और मुकदमा चला, उसको और 100 साल की सजा हुई, तो ऐसा नहीं ना कि उसको दो जेल में रहेंगे, आधा बीच में उसको तोड़ के एक पार्ट दूसरी जेल में, दूसरा दूसरी जेल में, नहीं, वो ऑलरेडी जेल में है तो उसको कितनी बार भी जेल में डालो वो जेल में ही रहेगा, कितनी बार भी उसको सजा सुनाओ वो जेल में ही रहेगा। तो आइडियम पोटेंट का मतलब होता है आप कितनी बार भी रिक्वेस्ट भेजो सेम ऑपरेशन का रिजल्ट सेम ही रहेगा। अब इसका हमारे एपीआई से क्या लेना देना है तो मैं बताता हूं। हमारे पास कौन कौन से पोस्ट होता है, गेट होता है, पुट, पैच
और डिलीट। तो देखो रेस्ट स्टैंडर्ड क्या कहता है कि यहाँ पे ये इतने जो मेथड्स हैं ये आइडेम्पोटेंट होने चाहिए। मतलब जैसे देखो आपने अभी अपडेट किया कि बुकिंग का स्टेटस रहेगा सक्सेसफुल, अब दोबारा अपडेट करो बुकिंग का स्टेटस सक्सेसफुल, तो सक्सेसफुल से कुछ और तो नहीं होगा ना। आप बुकिंग का स्टेटस सक्सेसफुल अपडेट करना है तो 1000 बार अपडेट करोगे तो वो सक्सेसफुल का सक्सेसफुल ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। आप एपीआई एक बार कॉल करो, 2 बार कॉल करो, 3 बार कॉल करो, बुकिंग स्टेटस सक्सेसफुल बनाने के लिए सक्सेसफुल का सक्सेसफुल ही रहेगा। आपने बुकिंग की डेट चेंज कर ली है नेक्स्ट महीने की 1 तारीख को, आप अगर दूसरी बार भी चेंज करते हो नेक्स्ट महीने की 1 तारीख को तो इंपैक्ट सेम रहेगा, जैसी है वैसे ही रहेगी। जैसे आपने सारे बुकिंग्स को फेच किया तो आप 1 बार फेच करो, 2 बार, 3 बार, 4 बार, हर बार आपको सारे बुकिंग्स ही दिखेंगे। आपने अगर एक बुकिंग को डिलीट किया वो ऑलरेडी डिलीट हुई है, अगर आप दोबारा डिलीट करने की कोशिश करोगे तो अगर प्रेजेंट है तो डिलीट होगी, अदरवाइज वो वापिस तो नहीं आएगी। ये एपीआई बार बार कॉल करने से कुछ अलग आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो देखो गेट, पुट, पैच, डिलीट, ये एपीआई अगर आप मल्टीपल टाइम्स भी कॉल करते हो तो उसका बिजनेस के ऊपर निगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, कुछ अलग ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, सेम ही रिजल्ट आना चाहिए। तो इसको कहा जाता है आइडेम्पोटेंट। लेकिन हाँ पोस्ट के बारे में ऐसा नहीं होगा, अगर आप 2 बार पोस्ट रिक्वेस्ट भेजोगे तो 2 बुकिंग्स क्रिएट हो जाएंगे, तो ये आइडेम्पोटेंट नहीं होता है, नॉट आइडेम्पोटेंट। तो ये आपके एपीआई ने फॉलो करना चाहिए, तो ये भी एक रेस्ट स्टैंडर्ड में आता है। मैं यहाँ पे तीसरा रूल भी लिखता हूं, पोस्ट रिक्वेस्ट शुड बी नॉन आइडेम्पोटेंट, और आपके जो पुट, सॉरी, गेट, पुट, पैच एंड डिलीट शुड बी आइडेम्पोटेंट। तो ये जरूरी क्यों है, क्योंकि देखो अब बहुत बार क्या होता है रिट्राई करते समय वगैरह हम बार बार एपीआई कॉल कर देते हैं, तो बार बार एपीआई कॉल करने से कुछ निगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो गेट, पुट, पैच, डिलीट, इन एपीआई को कितनी बार भी कॉल करो, एक से ज्यादा, रिजल्ट में फर्क नहीं आएगा। लेकिन हाँ पोस्ट रिक्वेस्ट को अगर आप बार बार कॉल करोगे तो रिसोर्स उतनी बार क्रिएट होगा। तो ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग बैकएंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर सबके पास होती है। तो पोस्ट रिक्वेस्ट को केयरफुली कॉल करेंगे, गेट रिक्वेस्ट थोड़ा आगे पीछे होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये था हमारा तीसरा रूल। नाउ इसके बाद आपको ना स्टेटस कोड्स मीनिंगफुल रिटर्न करने हैं, एपीआई स्टेटस कोड्स, या एचटीटीपी बोल सकते हो आप इनको, क्योंकि एपीआई के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। एचटीटीपी एपीआई स्टेटस कोड्स। तो देखो जब आपको एपीआई रिस्पॉन्स आता है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 200 लिखा होता है, तो 200 भी एक एपीआई का स्टेटस कोड है। तो आप अलग अलग टाइप के स्टेटस कोड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ फ्रिक्वेंटली यूज्ड स्टेटस कोड्स ओपन करके रखे हैं। तो 100 की रेंज में सारे स्टेटस कोड्स इंफॉर्मेशनल होते हैं। जैसे 100 अगर आया आपको रिस्पॉन्स में, इस एपीआई रिस्पॉन्स में अगर 100 मिलता है तो इसका मतलब होता है हाँ आपका सर्वर रनिंग है, आप कंटिन्यू करो। जहां जहां स्टार लिखा हुआ है ना ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं। जैसे 200 का मतलब होता है ओके,
201 मतलब रिसोर्स क्रिएट हो गया, तो जब आप पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हो तब आपको फिर ये 201 लिखना चाहिए। तो वो कहां पे लिखोगे? तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन है ना, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, यहाँ पे स्टेटस में आप लिखोगे 201 एंड देन फिर डॉट। तो स्टेटस 201 का मतलब होता है रिसोर्स क्रिएट हुआ। तो अब देखो, पोस्ट रिक्वेस्ट है और बुकिंग्स हमें पोस्ट करने हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या आया 201, देखो क्या बोल रहा है, द रिक्वेस्ट हैज बीन फुलफिल्ड एंड द रिजल्टेड इन अ न्यू रिसोर्स बीइंग क्रिएटेड। मतलब देखो इस एपीआई ने न्यू रिसोर्स क्रिएट किया है। तो अगर आप पोस्ट एपीआई का रिस्पॉन्स सेंड करना चाहते हो तो स्टेटस हमेशा 201 होना चाहिए, अगर कोई रिसोर्स क्रिएट हुआ है तो यहाँ पे बुकिंग क्रिएट हुई है तो आप ऐसे सेट करोगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 201। तो अगर स्टेटस 201 है मतलब रिसोर्स क्रिएट हुआ है। ये आपको हमेशा फॉलो नहीं करना है, लेकिन आप थोड़ा सा लार्ज स्केल एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो तो आपको ये स्टेटस कोड्स फॉलो करने हैं। हाँ, बेसिक लेवल के एप्लीकेशंस बना रहे हो आप, आपका कॉलेज प्रोडक्ट्स प्रोजेक्ट या सिंपल प्रोजेक्ट्स, तो आप नहीं फॉलो किया तो भी चलता है ये स्टेटस कोड्स। लेकिन अगर आपके एपीआई में स्टेटस कोड्स होते हैं या आप इंटरव्यूअर्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाते हो तो आपको बाकी लोगों से एक और बेनिफिट मिलता है कि बाकी लोगों से आप थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें समझते हो, आप लोगों को बेटर कंसिडर किया जाएगा बाकी डेवलपर्स के कंपैरिजन में। ऐसे ही बहुत सारे स्टेटस कोड्स हैं। 204 नो कंटेंट, मतलब अगर आप कुछ डेटा क्रिएट करना चाहते हो और उससे रिलेटेड कुछ मिला ही नहीं, कुछ कंटेंट है ही नहीं, या रिस्पॉन्स में सारी चीजें सक्सेसफुल तो हुई लेकिन रिस्पॉन्स में मुझे कुछ नहीं भेजना है, तो ऐसे समय में आप नो कंटेंट भेजोगे 204। देन ये रिडायरेक्शन के लिए होता है, जब एक वेबसाइट से हम दूसरी वेबसाइट पे बैकएंड का यूज करके रिडायरेक्ट होता है। नॉट मॉडिफाइड मतलब हमने कुछ मॉडिफाई नहीं किया, सीधा हम दूसरे यूआरएल पे चले गए। अगर कुछ एरर आता है तो आप 400 भेजते हो, यूजर नेम पासवर्ड प्रॉपर नहीं होता है, यूजर ऑथेंटिकेटेड नहीं होता है, लॉगिन क्रेडेंशियल्स नहीं होते हैं, तो आप अनऑथोराइज्ड बोलोगे। फॉरबिडन का मतलब होता है रिसोर्स उसको एक्सेस नहीं देना है, जैसे एडमिन नहीं है और वो एडमिन पैनल एक्सेस कर रहा है तो आप 403 रिटर्न करोगे। आप 404, अगर कोई रिसोर्स नहीं मिलता है तो आप 404 रिटर्न करोगे। कब? मान लो मैं बुकिंग को रीड कर रहा हूं, ऐसे बुकिंग को रीड कर रहा हूं जिसकी आईडी 20 है, तो देखो 20 यहाँ पे फेज बोल रहा है, तो अब मैं क्या करता हूं, देखो ये जो गेट बुकिंग्स है, तो अगर आईडी 20 है, ये लॉजिक मैं टेम्पररी लगा रहा हूं, ये सही लॉजिक नहीं है। अगर आईडी 20 है तो मैं बोल देखो रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस मैंने डाला 404 सक्सेस फॉल्स, डेटा में ये और मैसेज में बोल रहा हूं बुकिंग नॉट फाउंड। तो अगर आईडी 20 होती है तो हमें मिलेगा बुकिंग नॉट फाउंड और स्टेटस में मिलेगा 404। तो देखो 404 नॉट फाउंड, द रिक्वेस्ट रिसोर्स कुड नॉट बी फाउंड बट मे बी अवेलेबल अगेन इन द फ्यूचर, सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट बाय द क्लाइंट आर परमिसिबल, मतलब आप बार बार रिक्वेस्ट करते रहो थोड़े थोड़े इंटरवल में, कभी ना कभी आपको ये मिल सकता है, चांसेस है, बट अभी के लिए हमने बोला है 404 नॉट फाउंड। अगर आप ये नहीं डालते हो स्टेटस कोड तो देखो फिर क्लाइंट को ना इजीली पता नहीं चलेगा कि रिसोर्स मिला कि नहीं। देखो बुकिंग नॉट फाउंड तो लिखा है लेकिन इसको हम प्रॉपरली पार्स नहीं कर सकते ना, बुकिंग नॉट फाउंड का क्या मीनिंग है, लेकिन स्टेटस कोड से इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है कि रिसोर्स नहीं मिला, तो इसलिए आपको ऐसे स्टेटस कोड्स रिटर्न करने चाहिए। अगर सर्वर साइड में कुछ एरर आ गया तो फिर ये 50 इंटरनल सर्वर एरर्स वगैरह ये आते हैं, तो जनरली हम ये स्टेटस कोड्स रिटर्न नहीं करते हैं, ये जो है ये हमारा सर्वर है वो रिटर्न करता है, ये आपको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है 500 वाली रेंज में, 5x वाली रेंज में। तो ये स्टेटस कोड्स का आपको सही तरीके से इस्तेमाल करते आना चाहिए। तो हमारा ये नेक्स्ट रूल है
कि आपको HTTP स्टेटस कोड्स का यूज करना है सही तरीके से। इसमें से एक भी रूल अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो इसका मतलब आपके एपीआईज रेस्टफुल नहीं है। यूज HTTP स्टेटस कोड्स एंड देन और मैं एक रूल बढ़ा देता हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कहा जाता है एपीआई वर्जनिंग। अब एपीआई वर्जनिंग क्या होता है, ध्यान से सुनो। देखो, एपीआई वर्जनिंग ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि क्या होता है जब आपके एपीआई अलग अलग क्लाइंट्स यूज कर रहे होते हैं, तो आपने एक एपीआई में अगर चेंज कर दिया तो क्लाइंट्स ब्रेक हो सकते हैं। इसका मैं एक उदाहरण देता हूं। यहां पे मैं एक एपीआई बनाता हूं, app.get, और यहां पे लिख देता हूं कि लेट से बुकिंग कर रहे हैं ना हम, तो हमें सारे बसेस की डिटेल चाहिए, तो मैंने यहाँ पे app.get बसेस बना दिया। और हम रिस्पॉन्स में क्या सेंड करेंगे, बसेस को हम कुछ इस तरीके से सेंड करेंगे। देखो, बस की आईडी 1 और नेम बस का, और उसमें टोटल सीट्स कितने हैं, ऐसे। तो देखो, मैं अभी फिलहाल 2 ही लिख देता हूं ताकि आप प्रॉपरली देख सको। तो अब क्या है, हमारी एपीआई, हमारा एंड पॉइंट है app.get बसेस। सारे बसेस को ये फेच करके दे देगा, और डेटा में हम क्या भेज रहे हैं, तो बस की आईडी, नेम और सीट्स। तो यहाँ पे पहले इसको मैं कॉल करके देखता हूँ, गेट बसेस। ये देखो, इस तरीके से आउटपुट आएगा, ID 1, नेम, सीट्स, ये सब आ रहा है। और ये सेम एपीआई आपके एंड्रॉइड ऐप में भी यूज हो रही है, iOS के ऐप में भी यूज हो रही है, आपकी एक वेबसाइट है वहां पे भी यूज हो रही है। हो सकता है बसेस को फेच करने के लिए आपका पेटीएम से बस बुक करते हो, वहां पे भी ये एपीआई यूज हो रही है। अब इतने सारे जगह पे एपीआई यूज हो रही है, और आपने क्या कर दिया, सीट्स के जगह टोटल सीट्स बना दिया, टोटल सीट्स लिख दिया, तो रिस्पॉन्स तो बिल्कुल सही आएगा। बट देखो, अब आपकी पुरानी एपीआई कहाँ यूज हो रही थी, 10 जगह पे यूज हो रही थी, और 10 जगहों पे सिर्फ सीट्स यूज हो रहा था। लेकिन आपने एपीआई में चेंज कर दिया, तो उन सारे 10 के 10 क्लाइंट्स को भी चेंजेस करने पड़ेंगे। और अगर वो चेंज करना भूल गए, या उन्होंने थोड़ा लेट पुश किए चेंजेस, तो उनके एपीआईज ब्रेक होने लगेंगे, उनके एप्लीकेशंस ब्रेक होने लगेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे सीट्स नहीं मिल रहा है, टोटल सीट मिल रहा है। और वो सभी लोग तो आपके एपीआई यूज कर रहे थे और एक दिन में चेंजेस नहीं करेंगे। तो फिर ऐसे समय में आपको एपीआई वर्जनिंग यूज करनी पड़ती है। तो एपीआई वर्जनिंग कैसे यूज करना है, तो पहले तो आप एक बात ध्यान में रखो, सारे एंड पॉइंट्स आपके एपीआई से शुरू होंगे, एपीआई स्लैश, ऐसे सबके सामने आप एपीआई स्लैश लगा सकते हो। तो इससे ना क्लाइंट के राउट्स और बैकएंड के राउट्स, मतलब क्लाइंट सर्वर के जो राउट्स होते हैं वो सेम नहीं होंगे। हो सकता है आपके फ्रंट एंड में भी बुकिंग्स नाम का राउट हो, तो आप अभी एपीआई से शुरू करो हर एक एपीआई राउट को, ऐसे। ये एक चेंज करना है आपको, ये वर्जनिंग से रिलेटेड नहीं है। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, आपको क्या करना है, API/V1, मतलब ये वर्जन 1 है आपके एपीआई का, और ये आप यूज करने के लिए दे दो। तो देखो, अब मैं ये वाला एपीआई यूज करूंगा, API V1 बसेस। वर्जन मतलब सिर्फ यूआरएल में हमें ऐसे V1 डालना पड़ता है, API V1। तो देखो, अब यहाँ पे सीट्स 20 आ रहा है। अब आपको इस एपीआई में चेंजेस करने हैं, तो ये एपीआई बहुत जगहों पे यूज हो रही है, तो आप इसमें डायरेक्ट चेंजेस नहीं करोगे। आप यहाँ पे एक नई एपीआई बनाओगे, app.get
स्लैश एपीआई स्लैश V2 बसेस। और यहां पे भी एग्जैक्ट रिस्पॉन्स जाएगा, सिर्फ सीट्स की जगह टोटल सीट्स होंगे। तो देखो अब आपके पास दो एपीआई हैं, एक है V1 मतलब वर्जन 1, यहां पे जब रिस्पॉन्स जाता है तो सिर्फ सीट्स जाता है, और यहां पे जब जाता है तब रिस्पॉन्स जाता है टोटल सीट्स। तो अब देखो यहां पे मुझे सिर्फ सीट्स मिल रहा है, और अगर मैं V2 को कॉल करता हूं, गेट एपीआई V2, सॉरी डबल एस हो गया। देखो अब यहाँ पे टोटल सीट्स आ रहा है, तो पहले जो हमारी एपीआई चल रही थी वो एज इट इज चल रही है। तो ये हो सकता है 10 जगहों पे यूज हो रही है, आपके आईफोन के एप्लीकेशन में, एंड्रॉइड के एप्लीकेशन में, किसी वेबसाइट में, किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट में, तो वहां पे जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। हम बस सभी को इन्फॉर्म कर देंगे कि आप अगर अभी नया वर्जन लॉन्च करोगे तब हमारी V2 यूज करो, तो वो लोग V2 यूज करना चालू कर देंगे। तो जब वो प्रोडक्शन में पुश करेंगे नई एपीआई, तब टोटल सीट्स का यूज करेंगे। लेकिन जो लोग नहीं पुश कर रहे, उनके लिए ये सीट्स वाला काम चलता रहेगा। तो ये एपीआई वर्जनिंग कब काम में आती है? जब आपके एपीआई अलग अलग जगहों पे यूज हो रहे हो और आपने चेंज कर दिया, तो जहां जहां यूज हो रहा है वहां पे भी चेंजेस ना करना पड़े। तो इसके लिए फिर हम एपीआई वर्जनिंग जो है इसका यूज करते हैं। क्या आप लोगों को एपीआई वर्जनिंग समझ में आ गई है? यस सर। तो हमारा एक रोल था पांचवा, दैट इज एपीआई वर्जनिंग। तो ये अगर सारे रूल्स आपके एपीआई फॉलो करती है, गाइडलाइंस, तो आपकी एपीआई को रेस्टफुल एपीआई कही जाएगी। कि आप ये स्टैंडर्ड मेथड्स यूज कर रहे हो, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, आप लोग प्लूरल नाउन्स यूज कर रहे हो एपीआई एंड पॉइंट्स में। पोस्ट रिक्वेस्ट मल्टीपल टाइम्स यूज हो जाए तो उसका रिजल्ट डिफरेंट आएगा, लेकिन गेट, पुट, पैच, डिलीट कितनी बार भी आप कॉल करो फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी एपीआईज में अलग अलग तरीके के स्टेटस कोड्स इंप्लीमेंटेड है। अगर नहीं मिलता है रिसोर्स तो 404, अगर वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो 401, उसके लिए रिसोर्स एक्सेसिबल नहीं है तो 403। ऐसे आप स्टेटस कोड्स का यूज कर रहे हो और एपीआई वर्जनिंग भी ऐड कर रहे हो। तो ये अगर 5 रूल्स फॉलो हो रहे हैं आपकी एपीआई में, तो इसका मतलब आपके एपीआई जो है वो रेस्टफुल एपीआईज है। और ये जितना हो सके उतना आपको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना है आपके एपीआई डेवलपमेंट में। तो यही तक था आज का सेशन। आगे भी हम कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे अगले सेशंस में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय। हाँ स्नेहल बोलिए, आपका क्या क्वेश्चन है? हां सर, आणि मॉडेल आणि स्कीमा बनवायची प्रोसेस सेम असेल का मग? यस यस, मॉडल स्कीमा बनाने की सारे प्रोसेसेस सेम होंगे, वो चेंज नहीं होंगे। ये प्रोसेसेस सिर्फ आपके एपीआई कैसे दिखते हैं, उनके स्टेटस कोड्स क्या है, उनके आप एंड पॉइंट्स कैसे लिखते हो, इनसे रिलेटेड है। स्कीमा उनके ऊपर का ऑपरेशंस, मॉडल बनाना, सेव करना, रिक्वेस्ट की बॉडी से रीड करना, वो सारा सेम रहेगा एज इट इज। ओके सर। ठीक। हेलो सर, हाँ स्वाति बोलिए। अगर एपीआई एंड पॉइंट प्रूलर में नहीं लिखे तो? कुछ नहीं होगा, इसका मतलब होगा कि आपका एपीआई जो है वो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस नहीं फॉलो कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए आपने ये एपीआई किसी और डेवलपर को यूज करने के लिए दे दिया, तो उसने तो रेस्ट एपीआई पढ़ा है। आपने मान लो बस बुकिंग का एपीआई बनाया है, तो उसको अगर सारे बसेस देखने हैं तो वो क्या कर लेगा, गेट बसेस कर लेगा। और फिर आपने वो गेट बस ही लिख दिया, तो फिर उसको बताना पड़ेगा अरे भाई नहीं, सिर्फ गेट बस लिखो। तो ये सिर्फ एक स्टैंडर्ड रूल है सबके लिए। जैसे हम हर किसी को सबसे पहले मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग वगैरह बोलते हैं, आप आगे वाले को अपने गुड नाइट बोल दिया तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो सोचेगा अरे भाई ये गुड नाइट क्यों बोल रहा है।
हमने तो ऐसा सुना है कि मॉर्निंग मॉर्निंग में हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, या फर्स्ट टाइम मीट करते हैं तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो ये तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस है, फॉलो करना है करो, नहीं फॉलो करना है मत करो, बट इंडस्ट्री में वाइडली एक्सेप्टेड है ये चीजें, तो इसलिए हमें भी फॉलो करना पड़ता है। बाकी एपीआई के वर्किंग के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो रेस्ट एपीआई को कंप्लीटली नहीं फॉलो करते हैं। इवन रोड टू कोड के भी बहुत सारे एपीआई है वो कंप्लीटली रेस्टफुल नहीं है, तो इसका बुरा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जस्ट डेवलपर फ्रेंडली होती है ये चीजें, सभी इंजीनियर्स के बीच में कम्युनिकेशन के लिए आसान होता है। जो थर्ड पार्टी के लोग हमारे एपीआई को कंज्यूम करते हैं उनके लिए भी आसान होता है, इसलिए हम ये गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। नहीं करोगे तो लॉजिक्स और इसके रिजल्ट के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सादी? थैंक यू सर। हाँ।